हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव की उत्पत्ति एवं उसके विकास की, कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे उसने विकास किया, कैसे चीज़ें बनाना सीखा, कैसे खेती करना सीखा, कैसे रहना सीखा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब हुई यह बता पाना मुश्किल है, परंतु वैज्ञानिकों ने जीवों की उत्पत्ति के संबंध में विकास की निम्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि बहुत पहले की बात है। ठीक है, अब उस समय डेटा तो रखा नहीं जाता था कलेक्ट करके, तो बहुत पहले की बात है। तो जो वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके संबंध में कई सारी अवस्थाएँ बताई हैं कि कैसे हो सकती है उनकी जीवों की उत्पत्ति। तो पहला उन्होंने जो सिद्धांत था वो था सूक्ष्म एवं रीढ़-विहीन जीवों की उत्पत्ति। उन्होंने कहा कि पहले के समय में जो सबसे पहले जो इंसान आया, ठीक है? उसकी जो प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें क्या था, सूक्ष्म एवं रीढ़-विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई। ठीक है? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, सूक्ष्म होते थे, बहुत छोटे-छोटे होते थे। उसके बाद उभयचर जीव थे, उनकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो अंडज जीव हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है? उसके बाद नभचर एवं स्तनपायी जो जीव होते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई और लास्ट में मानव की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ। ठीक है? तो ऐसे करके इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि सबसे पहले जो थे, वो सूक्ष्म जीव आए। ठीक है? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। ठीक है? रीढ़ की विहीन जो जीव थे, उनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो उभयचर जो जीव होते हैं, ठीक है? जो पानी में, जल में और थल में दोनों में रह लेते हैं, उन जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो अंडज जीव होते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, जो अंडों के माध्यम से पैदा होते हैं, ठीक है? उनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद नभचर और स्तनपायी जो जीव हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है? और लास्ट में मानव की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ। तो ऐसी ये प्रोसेस थी, ऐसे करके ये क्या है कि जीवों की उत्पत्ति हुई है। और हमें इसमें पढ़ना है मानव के विकास, ठीक है? तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ये देख लेते हैं। प्राचीन मानव गुफाओं में रहता था तथा भोजन के लिए जानवरों का शिकार कर उनके कच्चे मांस को खाता था। शिकार के लिए पत्थर एवं लकड़ियों का प्रयोग करता था। ठीक है? अगर हम बात करें प्राचीन मानव की, बहुत समय पहले की बात है। ठीक है? लाखों साल पहले की बात है। ठीक है? तो उस समय जो मानव था वो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। भोजन के लिए वो क्या करता था, जानवरों को मारता था, उनका शिकार करता था, उनके कच्चे मांस को ही खाता था क्योंकि पकाना उसे आता नहीं था, तो सीधा कच्चा मांस ही वो खाता था। शिकार के लिए वो पत्थर एवं लकड़ियों का यूज़ करता था। धीरे-धीरे मानव का विकास हुआ और उसने विभिन्न प्रकार के कार्यों को सीख लिया। हम धीरे-धीरे ही चीज़ों को सीखते हैं, कभी ना कभी कोई गलती होती है और गलती से कोई काम हो जाता है, तो हम चीज़ सीख जाते हैं। जैसे उसने आग करने की खोज कैसे की, कि पत्थरों से पत्थर को टकराया, गलती से टकरा गया, आग लग गई, तो सीख गया कि आग कैसे जलाते हैं। ठीक है? तो ऐसे करके। मानव विकास के क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। यानी कि मानव विकास का जो क्रम हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो होमो सेपियंस है वो होते हैं बुद्धिमान मानव। ठीक है? जो रहना जानते हैं, खाना जानते हैं, ठीक है? चीज़ों को अपने अनुसार ढालना जानते हैं, ठीक है? कैसे चीज़ों के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो होमो सेपियंस जानते हैं। ठीक है? तो इनका जो विकास है वो कब हुआ था? तो 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो अच्छे से याद रखना कि मानव विकास के क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे क्या कहा जाता है? तो होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है? ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। मानव ने धीरे-धीरे घर बनाना, समुदाय में रहना, आग का प्रयोग करना आदि कार्य सीख लिए और इस प्रकार मानव सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक है? तो मानव ने क्या किया, धीरे-धीरे घर कैसे बनाना है, पहले तो खुले में रहता था, फिर गुफाओं में रहने लग गया, फिर धीरे-धीरे घर बनाना सीखा, फिर एक साथ रहने शुरू कर दिया उन्होंने, समुदाय में रहना शुरू किया, आग का प्रयोग करना उन्होंने सीखा। तो धीरे-धीरे करके सारे कार्य उसने सीख लिए और मानव सभ्यता का ऐसे जन्म हुआ था। ठीक है? तो शुरुआत में मानव ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, 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 ऐसे करके विकास होता रहा और ये प्रोसेस है फेज़ की। ठीक है? तो इस क्रम में जो है वो विकास होता रहा उसका। अब हम बात करेंगे इतिहास की। ठीक है? देखिए इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो स्रोतों एवं साक्ष्यों, जो प्राप्त साक्ष्य हैं, उनके अनुसार विद्वानों ने इतिहास को 3 भागों में बाँट रखा है। ये देखिए बेसिक है इतिहास का और ये कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें। ठीक है? अगर आपने सोशल साइंस ले रखी है तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इनका टाइम पीरियड है और ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर बेसिक है, अच्छे से पढ़ लेना। तो इतिहास को हमने 3 भागों में बाँटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधऐतिहासिक काल और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है? अब इनमें क्या आता है वो देख लेते हैं। देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें क्या है, अगर हम इसकी जानकारी की बात करें तो इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कहने का मतलब है जैसे गुफाओं में जो चित्र बने हुए मिल गए, ठीक है? कोई हथियार मिल गया पत्थर का, तो ये सारे क्या है, ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है? तो ये ऐसे साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक समय के, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात है। लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है। ठीक है? या 2 लाख साल पुरानी बात है। तो इसके क्या है कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि पहले के लोगों को लिखना नहीं आता था। वो चित्र वगैरह बना देते थे। ठीक है? या
पत्थर के औजार वगैरह बना दिए, आभूषण वगैरह बना दिए, तो खाली वही साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो इसमें क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले। मतलब लोगों ने लिखना सीख लिया था, ठीक है? लेकिन क्या था कि जो वो लिखते थे, वो हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है? वो ऐसी लिपि थी, ठीक है? अब जैसे क्या कि अगर हम हड़प्पा की बात कर लें, हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसमें लिखी हुई चीज़ें काफ़ी मिली हम लोगों को, लेकिन हम उस भाषा को पढ़ नहीं पाए। क्या है कि चित्र तरीके की वो लिखी होती है, चित्राकार लिपि थी उनकी, ठीक है? तो चित्र के माध्यम से वो चीज़ों को कहते थे, बताते थे, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में कि लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, इसमें क्या है कि पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले हुए हैं और जो लिखित साक्ष्य है, उसे हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है? उसे हमने डिकोड कर लिया है और हमने पढ़ लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, तो इसमें पाषाण काल आ जाता है। मतलब पाषाण काल से मतलब है वो पत्थर का काल, ठीक है? जिसे हमने 3 भागों में बाँट रखा था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये पाषाण काल में आ जाता है, ठीक है? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें क्या है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदि ऐतिहासिक काल की बात मैंने की। मैंने आपको बताया कि इसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले, लेकिन लिखित को हम पढ़ नहीं पाए। तो इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। जबकि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले और लिखित को हमने पढ़ भी लिया है। तो इसमें जो वैदिक काल था, उससे लेकर वर्तमान समय तक, अभी तक का जो समय है, वो ऐतिहासिक काल में आ जाता है। ठीक है? तो वही मैंने कहा कि देखिए, पाषाण काल में क्या है कि मानव इतिहास के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का जो काल है, वो पाषाण काल में आ जाता है। और हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक संस्कृति तक का जो काल है, वो किसमें आता है? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, यानी कि किसमें आएगा ये? आधे ऐतिहासिक में आ जाएगा। जबकि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, तो इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जो है, वो किसमें आ जाता है? तो वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, सिंपल सा है, अच्छे से यहाँ पे समझ लेना, ठीक है? कि इतिहास को हमने 3 भागों में बाँट रखा है, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक की बात करें, तो पुरातात्विक सच मिले, सिर्फ लिखित नहीं मिला। आधे ऐतिहासिक काल की बात करें, तो पुरातात्विक और लिखित दोनों मिले, लेकिन लिखित को हम पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल में क्या है कि दोनों तरीके के साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक भी और लिखित भी, और लिखित को हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया है। ठीक है? तो प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल आ जाता है, आधे ऐतिहासिक काल में हिंदू घाटी सभ्यता आ जाती है, और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर जो वर्तमान समय है, वहाँ तक का जो पूरा टाइम पीरियड है, वो ऐतिहासिक काल में आ जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं पाषाण काल की, यानी कि स्टोन एज की। पाषाण काल वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर निर्भर था। ठीक है? मतलब जितना भी काम वो करते थे, पत्थरों के माध्यम से करते थे। चाहे वो शिकार करना हो या कुछ भी हो, ठीक है? तो वो पत्थरों के माध्यम से होता था। तो पाषाण काल वह काल है जहाँ मानव का जीवन जो है, वो किस पे निर्भर है? तो पत्थरों पर निर्भर है। जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग उत्पन्न करना। तो ये सारे कार्य किससे होते थे? पत्थरों से होते थे। इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। ठीक है? तो पाषाण काल क्या है? वह काल है जहाँ पर मानव का जीवन जो है, वो पत्थरों पर निर्भर था। जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग निकालना। इस समय जो मानव था, वो बिल्कुल असभ्य एवं जंगली जीवन व्यतीत करता था। ठीक है? असभ्य था, उसे नहीं पता था। बिल्कुल जंगली जो होते हैं ना, उस टाइप का था। एक तरीके से जानवर कह सकते हैं आप। ठीक है? किसी को भी मार देना, कुछ भी करना खाने-पीने के लिए। ठीक है? तो बिल्कुल जंगली था, बिल्कुल भी सभ्यता नहीं थी उसमें। ठीक है? तो ऐसा मानव था। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बाँट रखा है, ठीक है? कितने भागों में बाँटा है? तो 3 कालों में बाँट रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। देखिए, इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, और ये 2018 और 22 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि पाषाण काल को कितने भागों में बाँटा गया है? तो 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें पुरापाषाण काल आता है। पुरापाषाण काल का अगर हम टाइम पीरियड देखें, तो देखिए 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक जो टाइम है, वो किसका है? पुरापाषाण काल का है। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे या कुछ भी करेंगे, चाहे अपनी बुक में देखेंगे, तो सभी में टाइम पीरियड अलग-अलग दिया गया है। आपकी बुक में जो विद्यालय वगैरह से मिली होंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलत दिया गया है, तो उससे मत पढ़ना। ठीक है? तो हर जगह आपको टाइम पीरियड जो है, वो अलग-अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत पहले की बात हो रही है। ठीक है? ऐसे टाइम पे क्या है कि समय का नहीं पता होता है कि किस टाइम पे मानव की सही से उत्पत्ति हुई। तो इसमें जो वैज्ञानिकों ने तथ्य दिए, उसके हिसाब से टाइम पीरियड सेट कर दिया गया है। तो पुरापाषाण का जो टाइम पीरियड है, वो है 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर, या हम कह सकते हैं 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो पुरापाषाण काल का आ जाता है। मध्यपाषाण काल की हम बात करें, तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो किसमें आता है? मध्यपाषाण काल का। तो नवपाषाण काल की अगर हम बात करें, तो इसका जो टाइम पीरियड है, वो है 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है? तीनों के टाइम पीरियड याद रखना। पहला आता है आपका पुरापाषाण काल, जिसका है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर है मध्यपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का समय है 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है? देखिए, सभी में अलग-अलग देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना। आपको कोई भी एक याद कर लेना है अच्छे से। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें पुरापाषाण काल की, जो पहला पार्ट था इसका,
पाषाण काल का वो है पुरापाषाण काल। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुरापाषाण काल में जो मानव थे, उनके बारे में बताइए। तो उनका रहन-सहन, उनकी खेती कैसे वो करते थे, क्या चीज़ों की खोज की उन्होंने, मनोरंजन के साधन क्या थे, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है? तो ये आपको लिखना है, पूरा आपको बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है? 2 नंबर में पूछ लेगा, ये पुरापाषाण काल से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा कि पुरापाषाण काल के जो मानव हैं, मानव जीवन की जो जानकारी है वो किससे मिली है? तो पत्थरों से बने औजारों और उपकरणों से होती है। ठीक है? जो पुरापाषाण काल के जो मानव हैं उनकी जानकारी किससे होती है? तो पत्थरों से बने औजारों और उपकरणों से उनकी पहचान होती है, उनकी जानकारी मिलती है। मानव इतिहास के प्रारंभिक युग को पुरापाषाण काल का नाम दिया गया है। ठीक है? जो मानव इतिहास है उसके जो प्रारंभिक युग है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो पुरापाषाण काल का नाम दिया गया है। पुरापाषाण काल के मानव की जीवन की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं, ठीक है? विशेषताएँ पूछी जाती हैं, तो आपको इन सारी हेडिंग्स को लिखना पड़ेगा, इन्हें अच्छे से याद कर लेना है हेडिंग्स को। यही आपको नवपाषाण काल में लिख देनी है, यही आपको मध्यपाषाण काल में लिख देनी है, तो हेडिंग्स अच्छे से याद रखना। तो पहली जो हेडिंग है वो है मानव निवास, ठीक है? मतलब निवास स्थान कि वो कहाँ पे रहता था। इस समय मानव जो है वो गुफाओं में, कंदराओं में रहता था। ये गुफाएँ नदियों, तालाबों, जल स्रोतों के निकट होती थी, ठीक है? तो पहले वो कहाँ रहता था? तो नदियों-वदियों के पास में वो रहता था, जो गुफाएँ वगैरह होती थी। जैसे भीमबेटका की गुफा आप सुनी होगी आपने। ठीक है? उसमें बहुत सारे चित्र वगैरह भी देखने को मिलते हैं, वो भी पुरापाषाण काल से संबंधित है। अब वो नर्मदा नर्मदा नदी के किनारे पे है, ठीक है? तो वो नदियों के किनारे रहता था। ये चीज़ याद रखना कि इस समय का जो मानव था, वो मानव गुफाओं या कंदराओं में रहता था। ये गुफाएँ जो थी वो नदियों, तालाबों और जल स्रोतों के निकट होती थी, ठीक है? तो पहली विशेषता क्या है? निवास स्थान। मानव जीवन खानाबदोशी था, ठीक है? अगर हम बात करें तो ये खानाबदोश थे, मतलब खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, जिस कारण वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, ठीक है? तो खानाबदोश वही होते हैं जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, ठीक है? तो ये खानाबदोश थे। दूसरी जो हेडिंग है वो है आपकी जीविका का साधन, तो इनकी जीविका का साधन क्या था? तो इनकी जीविका के लिए मानव जंगली जानवरों का शिकार करते और मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है? तो ये क्या काम करते थे? या तो जंगली जानवरों को पकड़ते थे या मछलियों को पकड़ते थे। वह कंद-मूल, फल-फूल जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते थे। ठीक है, तो जीविका का साधन यही था कि अपनी जीविका के लिए वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। वह कंद-मूल, फल-फूल जानवरों का शिकार कर उन्हें खाते थे। ठीक है, तो ये इनकी जीविका का साधन हो गया। औज़ारों की अगर हम बात करें, ठीक है, 2016 और 19 में पूछा गया कि कैसे औज़ार वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस काल में जो मानव थे, वो पत्थरों के खुरदुरे औज़ार बनाना उन्होंने सीख लिया था। इस काल के औज़ार भद्दे, बैडोल और अव्यवस्थित थे। पत्थरों के औज़ारों में लकड़ी व हड्डी के हत्थे लगे होते थे। ठीक है, अगर औज़ारों की बात करें, तो इसमें क्या है कि उन्हें बस जानवरों को मारना है। तो जो भी ईंट पत्थर मिल गई, उससे वो मार देते थे। उन्हें धीरे-धीरे समझ में आया कि अगर हम नुकीला करेंगे उन्हें, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन वो बाद में सीखे। लेकिन इस काल में क्या था, जो मानव थे, वो कैसे भी औज़ार जो उन्हें मिल जाते थे, वो बना लेते थे। ठीक है? तो ऐसे जो औज़ार थे वो पत्थरों के खुरदुरे औज़ार बनाने उन्होंने सीख लिया था। इस काल के औज़ार में भद्दे, बैडोल और अव्यवस्थित थे। ठीक है? जो भी औज़ार थे वो ऐसे ही थे। पत्थरों के औज़ारों में क्या है, लकड़ी या हड्डी के हत्थे लगे होते थे। धीरे-धीरे उन्हें समझ में आया कि पत्थरों को मारकर नहीं काम चल सकता है, उसमें कुछ न कुछ लगा लिया जाए। तो वो या तो लकड़ी लगाने लग गए उसमें या हड्डी के हत्थे लगाने लग गए। ठीक है? इस काल के जो प्रमुख औज़ार हैं, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना कुठार, गंडासे और रुखानी। ठीक है? ये जो है वो प्रमुख औज़ार हैं। कुठार, गंडासे और रुखानी जो है वो यहाँ का प्रमुख औज़ार है इस समय का। ठीक है? देखो ये आपको देखने को भी मिल रहा होगा। ऐसे पत्थर होते थे, इस तरीके से वो शिकार करना सीखते थे। ठीक है? इसी से शिकार करते थे। फिर है आग की खोज। 2018 में पूछा गया कि किस काल में आग की खोज हुई थी? तो याद रखना आग की जो खोज है वो पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। लेकिन इन्हें यूज़ करना नहीं आया था। गलती से क्या हुआ, कभी बैठे होंगे, ठीक है? मारा होगा पत्थर किसी के, वो पत्थर से टकरा गया। उससे क्या हुआ, झाड़ियों में आग लग गई। तो आग की खोज इन्होंने कर ली। लेकिन क्या है कि आग का यूज़ कैसे करें ये इन्हें नहीं आया। ठीक है? तो खोज तो हो गई थी पुरापाषाण काल में, लेकिन यूज़ करना कब आया था? तो नवपाषाण काल में आया था। मानव ने पत्थर से पत्थर को टकराकर आग जलाना सीख लिया। आग की खोज को इस काल की महान उपलब्धि माना जाता है। आग की खोज के बाद मानव आग का प्रयोग मांस पकाने, ठंड से बचने, जंगली जानवरों से रक्षा करने और प्रकाश के लिए करते थे। ठीक है, तो आग की खोज जब हो गई, तो अब इसका यूज़ वो कैसे करते थे? या तो भोजन को पकाने के लिए करते थे, ठीक है? मांस पकाने के लिए करते हैं, ठंड से बचने के लिए करते थे, जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए करते थे। तो ऐसे उन्होंने आग की खोज की और ऐसे उसका प्रयोग फिर नेक्स्ट किया। पॉइंट है वेशभूषा। अगर हम बात करें कि पुरापाषाण काल में जो मानव था, उसकी वेशभूषा कैसी थी? तो जो मानव था वो पेड़ों के पत्ते व छाल का प्रयोग करके ठंड से बचने के लिए करते थे। मतलब कह सकते हैं कि जो पेड़ों की पत्ते होते हैं या जो छाल वगैरह होती है, उसे पहन लेते थे, ताकि ठंड से बच सकें या गर्मी से बच सकें। कुछ समय बाद पशुओं की जो खाल है उसका भी वो प्रयोग करने लगे, पशुओं को मार के उनकी जो खाल है उसका यूज़ करने लग गए, ठीक है?
क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, बचने के लिए कुछ तो तरीका वो निकालेंगे। तो पहले तो पत्तियाँ-वत्तियाँ पेड़-पौधे की ये सब पहन लेते थे, फिर पेड़ों की छालों को पहनने लग गए, फिर धीरे-धीरे और उन्हें समझ में आया चीज़ों को, तो वो क्या करें, जानवर की जो खाल होती है उसे यूज़ करने लग गए। तो ये थी उनकी वेशभूषा। अगर हम कला की बात करें उनकी, तो प्रारंभ में मनुष्य जो था वो गुफाओं की दीवारों पर कुछ रेखाएं खींचकर अस्पष्ट चित्र बनाए, लेकिन पुरापाषाण के अंत तक वह अच्छा चित्रकार बन गया। ठीक है, मतलब शुरुआत में तो उसने ऐसे ही उल्टे सीधे चित्र बनाए। क्या आप गुफा में पड़ा है तो खाली क्या करेगा, मोबाइल तो उस टाइम चल नहीं रहे थे, कहीं से तो टाइम पास करना था। तो लिया पत्थर और दीवारों पे चित्र बनाने, मतलब उल्टे सीधे लाइनें वगैरह करना उसने शुरू कर दिया। तो शुरुआत में तो उसे चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब तक पुरापाषाण काल का अंत हुआ, तब तक उसे चित्रकार वो बन गया था, मतलब चित्र बनाना उसे आ गया था, जानवरों के चित्र वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें समझ में आ जाता था उसकी ड्राइंग देख के कि हाँ, वो क्या बताना चाह रहा है, क्या बनाना चाह रहा है। ठीक है? तो ये थी उनकी कला। भारत में भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं, उसकी दीवारों पर बने चित्र इस काल के उदाहरण हैं। ठीक है? जो भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं, वो इसके एग्ज़ाम्पल है, उससे पता चलता है कि ये लोग चित्रकारी करने लग गए थे। ठीक है? अब बात करते हैं संगठन की। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन। इस युग में मानव जो है वो झुंड बनाकर शिकार करते थे तथा शिकार को बाँट कर खाते थे। ठीक है? पहले तो अकेले-अकेले रहता था, लेकिन धीरे-धीरे वो क्या संगठन या समुदाय में रहने लग गया। समुदाय में रहने लग गया, अब क्या था, ये सब एक साथ मिलकर क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार करते थे, उसके बाद शिकार को मिल-बाँट कर ये खाते थे। तो इतना ही था पुरापाषाण काल के बारे में। अब हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल की। ठीक है? मध्यपाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। मध्यपाषाण काल तक आते-आते मानव का विकास तीव्र गति से हुआ। वह समूह में रहने लगा, समूह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उसका नेता होता था। धीरे-धीरे परिवार, कबीलों का निर्माण होने लगा। ठीक है, अगर मध्यपाषाण काल की बात करें, जैसे पुरापाषाण काल में क्या था, वो अकेला रहता था। लेकिन जब तक पुरापाषाण काल का अंत हुआ, तब तक वो समुदाय में रहने लग गया था। ठीक है, मिलकर शिकार करने लग गया था। तो वही बात वहीं से स्टार्ट होता है, उसके बाद मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल तक आते-आते क्या था कि जो मानव था उसका विकास जो वो तीव्र गति से हो रहा था। वो जल्दी-जल्दी चीज़ों को सीख रहा था। वह समूह में रहने लगा था। ठीक है? और समूह का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, मान लिया कि छोटे-छोटे व्यक्ति हैं, उसमें एक बड़ा थोड़ा ताकतवर है, तो वो व्यक्ति को क्या होगा, वो उसका नेता बन जाता है। ठीक है? तो वही था कि वह समूह में रहने लगा था और समूह का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, वो इसका नेता होता था। धीरे-धीरे परिवार और कबीलों का निर्माण होने लगा था मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल की अगर विशेषताओं की बात करें तो पहला पॉइंट आता है आपका क्या, निवास स्थान। मानव इस काल में गुफाओं व कंदराओं या पहाड़ियों में रहते थे। ठीक है, तो निवास स्थान तो वही था, अभी भी घर बनाना उन्हें सही से नहीं आया था। तो या तो वो गुफाओं में रहते थे या कंदराओं में या पहाड़ियों में रहते थे। औजार की अगर हम बात करें तो पहले से थोड़े सही औजार हो गए थे। मानव ने छोटे और सुडौल औजार का निर्माण करना सीख लिया था। तीर कमान का भी प्रयोग वो करने लगे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जो औजार थे पहले से छोटे हो गए थे। पहले क्या था कि अव्यवस्थित थे, कोई आकार ही नहीं था उनका। ठीक है, जैसे ईंट होती है तो ईंटें पकड़ के वो मार रहे हैं जानवरों को। लेकिन इसमें क्या है, थोड़े उन्हें पैना करने लग गए, थोड़ा छोटा हो गया उनका आकार। ठीक है, तीर कमान का यूज़ करने लग गए। तो ये थे औजार। फिर पशुपालन की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है, मानव ने जानवरों से तालमेल बनाना प्रारंभ कर दिया। मानव का पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता बना। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहले पशुपालन वो नहीं करते थे, वो जानवरों को मारते थे, उन्हें खाते थे। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ, वो पशुपालन भी करने लग गए। अब उन्होंने क्या जानवरों से मिलना-जुलना शुरू कर दिया, तालमेल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और पहला जो पालतू जानवर उन्होंने बनाया था वो था कुत्ता। ठीक है, 2017 और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव का पहला प्रथम पालतू जानवर कौन-सा था? तो वो कुत्ता था। इस युग में मनुष्य जो था वो खानाबदोश से संग्राहक बनने की ओर बढ़ने लगा। मतलब पहले क्या कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, ठीक है? और खाना खाता था, जैसे वहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन इस युग में क्या हुआ, इसमें वो क्या कि भोजन को इकट्ठा करना भी उसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? संग्राहक बन गया था। फिर अंत्येष्टि प्रथा। अंत्येष्टि प्रथा की बात करें हम, तो इस काल में मानव ने मृतकों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। तो अंत्येष्टि प्रथा क्या कि पहले क्या होता था पुरापाषाण काल में, उसमें जो अंत्येष्टि प्रथा थी, उसमें क्या था, जैसे कहाँ पे जो मर गया वो मर गया, ठीक है? उससे कोई पूछता भी नहीं था। उसे फिर जानवर खा जाते थे, ऐसे करके उसका अंत होता था। लेकिन इस समय क्या था कि जब कोई इंसान मर जाता था, तो उसे दफनाना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब स्मेल आएगी तो धीरे-धीरे इन्हें समझ में आने लग गया कि स्मेल आ रही है वो, तो उन्होंने क्या किया, उसे दफनाना शुरू कर दिया। और ये देखिए औज़ार हैं, ठीक है? पहले से साइज़ जो था वो उनका छोटा हो गया औज़ारों का। तो हमने मध्यपाषाण काल की भी बात कर ली, अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की, ठीक है? जो नवपाषाण काल है वो आया था आपका, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल में अत्यधिक परिवर्तन आ चुका था। इस काल के मानव की विशेषता निम्न है, ठीक है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था, मतलब क्या है कि बहुत चीज़ों का आविष्कार कर लिया उन्होंने, बहुत सी चीज़ें बना ली थी। जैसे पहिए का आविष्कार करना, स्थायी निवास करने लग गए थे, खेती व सीख गए थे, तो काफ़ी चीज़ें आ गई थी, आग का प्रयोग करना इन्हें अच्छे से आ गया था। तो पहला पॉइंट जो है इसकी विशेषता वो है कृषि का आरंभ, ठीक है? इस काल सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो था कृषि का आरंभ। कृषि का ज्ञान होने से
मानव का जीवन जो था वो खानाबदोशी से स्थायी होने लगा। इस काल की सबसे प्रमुख फसलें थी जौ, बाजरा, मक्का। ठीक है, तो सबसे पहले जो फसल इन्होंने उगाई थी वो जौ थी। और कौन-सी फसलें थी? तो बाजरा, मक्का ये सब ये उगाने लग गए थे। ठीक है, कृषि का आरंभ यहीं से हुआ था नवपाषाण काल से। कृषि का ज्ञान होने के कारण जो था वो खानाबदोशी का जो इनका टाइम चल रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अब उन्होंने क्या है स्थायी होने लग गए, ठीक है? अब एक ही जगह रहने लग गए थे, अब ये इधर-उधर नहीं जाते थे। दूसरा पॉइंट है पशुपालन। पशुपालन की बात करें तो पशुओं के महत्व को समझने लगे थे ये। पशु हत्या बंद कर दी। पशुओं का प्रयोग कृषि में करने लग गए थे। ठीक है, पहले क्या पशुओं को सिर्फ़ मारते थे, खाते थे। अब क्या वो पशुपालन करने लग गए तो उन्हें समझ में आया कि नहीं यार ये दूध जो वो ये देते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ना फिर फ़ायदेमंद लगने लग गई। तो वो उनके महत्व को समझ रहे थे तो पशु हत्या भी इन्होंने बंद कर दी। पशुओं का जो प्रयोग था वो कृषि में ही करने लग गए थे। प्रमुख जो पालतू पशु थे इनके वो थे भैंस, कुत्ता, बकरी, बैल, घोड़ा ये इनके पालतू पशु थे। इन्हें पता था ये मारते नहीं हैं। ठीक है? तो इन्हें पालतू बनाया जा सकता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था, ये तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। अब बस्तियों के निर्माण की बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। मानव ने व्यवस्थित जीवन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है? व्यवस्थित जीवन पहले क्या एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था नवपाषाण काल में अब ये व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगे थे क्योंकि खेती वगैरह सीख गए थे ये। तो मानव ने मिट्टी के घरों व घास-फूस के छप्परों वाले मकानों में रहना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे इन बस्तियों ने गाँव और कुछ छोटे-छोटे नगरों का रूप ले लिया। अब एक स्थान पे कई सारे लोग रहने लग जाते हैं तो फिर वो गाँव बन गया, फिर धीरे-धीरे छोटे-छोटे नगरों का निर्माण हुआ। ठीक है? तो ये है बस्तियों का विकास। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास की अगर हम बात करें तो जो मानव था वो मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे थे, जिसे मातृ देवी भी कहा जाता था। ठीक है? तो इसमें धार्मिक विश्वास भी हो गया जैसे कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे सूरज है, चंद्रमा उसकी ये लोग पूजा करने लग गए। ठीक है? और जो मिट्टी की मूर्ति हैं उन्हें बनाकर उसे पूजा करने लग गए। ठीक है? जिसे ये लोग क्या कहते थे? तो मातृ देवी कहते थे। ठीक है? तो ये धार्मिक विश्वास था उनका। अगर हम औज़ारों की बात करें इस काल में 2016-19 में पूछा गया, तो नवपाषाण काल के औज़ारों की बनावट पहले से अधिक कुशल हो गई थी, मतलब पहले से और अच्छे बनाने लग गए थे। प्रमुख औज़ार कौन से थे? तो पत्थर की कुल्हाड़ी, हँसिया, सुई, गुलेल, भाला, धनुष बाण, काँटेदार बर्छी, ठीक है? तो ये जो थे वो प्रमुख औज़ार थे, इनके नाम याद रखना 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है? तो प्रमुख औज़ार क्या है कि पहले से थोड़े और अच्छे बनाने लग गए। अब पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने लग गए थे, हँसिया वगैरह बनाने लग गए, गुलेल, भाला, धनुष बाण, काँटेदार बर्छी, ये सब ये बनाने लग गए थे। पहिए के आविष्कार की बात करें तो बहुत फेमस है, पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए के आविष्कार ने मानव विकास को नई गति प्रदान की। अब सोचिए पहले क्या पैदल चलता था इंसान कई किलोमीटर तक, अब उसने पहिए का आविष्कार कर लिया, तो कितना फ़ायदा हो गया, कितने घंटे बच जाते होंगे उसके। ठीक है, पहिए के आविष्कार के बाद मानव ने पहिए के चौक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था इससे। पहिए की सहायता से कताई का कार्य जो था वो आसान हो गया, जिससे कपड़ा बनाना भी आसान हो गया। पहिए से मानव की गाड़ियाँ बनाना शुरू की, जिससे यात्रा आसान होगी। तो सोचिए एक पहिए से कितने काम आसान हो गए, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, कपड़ा बनाना आसान हो गया था क्योंकि कताई होने लग गई थी और यात्रा भी आसान हो गई थी। ठीक है, कई किलोमीटर आप आसानी से और कम समय में जा सकते थे। ठीक है, तो कई फ़ायदे हो गए पहिए के आविष्कार से। ये देखिए देखने को मिल रहा है नवपाषाण काल के औज़ार और उपकरण। ठीक है, हँसिया वगैरह देखने को मिल रही है, सुई देखने को मिल रही है आपको, बर्तन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये पशुपालन और स्थायी बस्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं जो आपको 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं कि आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में हुई थी। किसकी खोज? तो आग की खोज। 2022 में और 23 में ये पूछा गया है। फिर है कि पुरापाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, तो पुरापाषाण काल की बात हो रही है तो उसमें जो मनुष्य था वो क्या करता था? आखेट करता था। ठीक है, आखेटक था यानी कि सिर्फ़ शिकारी था, शिकार करता था। फिर है कि संसार का पहला पालतू पशु कौन-सा था? तो कुत्ता था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे ताम्र या कांस्य युग। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों काल तो हो गए इतिहास में। अब ये ताम्र युग और कांस्य युग क्या हुआ? तो देखिए हमने जो टाइम पीरियड पढ़ा है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग? तो 20 लाख से शुरू हुआ था और 4000 ईसा पूर्व तक हम लोग आ चुके थे। अब 4000 ईसा पूर्व से लेकर अभी तक का जो समय है, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें है ताम्र युग और कांस्य युग। ठीक है, 4000 के बाद आता है ये। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव जो था, उसने धातुओं को ज्ञान हो गया था। ठीक है, जैसे ही नवपाषाण काल का जो अंतिम चरण आया, तो जो मनुष्य था उसे धातुओं का ज्ञान हो गया। उससे पहले तो धातुओं का उसे ज्ञान था नहीं, लोहे का, चांदी का, सोने का इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल का अंतिम चरण में वो आया, तो उसे धातुओं का भी ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम मानव ने तांबे की धातु की खोज की। ठीक है, सबसे पहले किसकी खोज की थी? तांबे की धातु की उसने खोज की और उसका प्रयोग किया। वह उस समय केवल प्राकृतिक तांबे के को प्रयोग में लाते थे। मतलब सबसे पहले जैसा उसे मिलता था
प्राकृतिक रूप से तांबा, तो उसी का वो यूज़ करते थे। जिसे नदियों के तट से वो जमा करते थे, बाद में मनुष्य ने खदानों से अयस्क तांबा निकाला, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, तो तांबे का इसमें यूज़ होने लग गया था, तांबा पहली धातु थी जिसका मनुष्य ने यूज़ किया, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ताम्र या कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं या युग कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। और ये कब आई थी? तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में ये आई थी, ठीक है? जब वो एंड होने लगा था, खत्म होने लगा था नवपाषाण काल, तो उसके बाद जो युग शुरू हुआ था वो था ताम्र या कांस्य युग, जिसे कॉपर या ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो यही है कि नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव जो था उसे धातुओं का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम मानव ने सबसे पहले तांबे की धातु की खोज की और उसका उपयोग किया। उस समय वो केवल प्राकृतिक तांबे का यूज़ करता था और जो कहाँ से जमा करता था वो, तो नदियों के जो तट होते थे उनसे वो जमा करता था। बाद में उसने क्या किया, खदानों से अयस्क तांबा निकाला, ठीक है? खुदाई करके तांबा निकालना शुरू कर दिया। इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब ताम्र युग हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कांस्य युग की। इस युग में मानव ने तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा मिश्र धातु बनाना शुरू कर दी, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। देखिए कांसा कैसे बनाया जाता है, तो तांबे के साथ जब हम टिन मिलाते हैं तो वो कांसा बनता है। तो पहले तो वो खाली तांबा यूज़ कर रहा था, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बदला, ठीक है, हम लोग और आगे बढ़े, थोड़ा और उसका विकास हुआ, तो उसने क्या किया, तांबे के साथ टिन मिलाना शुरू कर दिया और तांबा में टिन मिलाया तो उससे कांसा मिला, कांसा मिश्र धातु मिल गई। तो उसने क्या हुआ, इसे हम लोग क्या कहने लग गए, कांस्य युग कहने लग गए। कांसा जो था वो तांबे से अधिक उपयोगी और कठोर साबित हुआ। इससे बने औजार मजबूत और टिकाऊ थे। ठीक है, अब तांबे से भी मजबूत था ये कांसा। ठीक है, तो कांसे का यूज़ होने लग गया और कांसा जो था वो कैसे बनता था? तो तांबा में टिन मिलाकर बनता था। अब ये ज़्यादा क्या नाम मजबूत था, टिकाऊ था, तो इसलिए लोग कांसे का यूज़ करने लग गए इस काल में। कांस्य युगीन सभ्यता का विकास जो था वो नदियों के किनारे हुआ। ये सभ्यताएँ थी सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ठीक है, जो कांस्य युगीन सभ्यता था इनका विकास कहाँ पे हुआ? तो नदियों के किनारे पे हुआ। ठीक है, और इनमें कौन-कौन सी सभ्यताएँ आ जाती हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कांस्ययुगीन सभ्यता की कुछ विशेषताएँ देख लेते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता की। सबसे पहले नगरों और शहरों की उत्पत्ति हुई इस सभ्यता में, ठीक है? इससे पहले क्या है कि छोटी-छोटी बस्तियों में रह रहे थे। जब तक हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता में आए, तब तक क्या होने लगा, लोग एक स्थान पे बहुत सारे लोग रहने लग गए, तो क्या छोटे-छोटे नगर बने, नगरों से शहर बन गए, ठीक है? कृषि का विकास होने लग गया, फिर उसका व्यापार भी होने लग गया फसलों वगैरह का, ठीक है? शासन व्यवस्था का भी उदय हो गया, नहरों और बाँधों का निर्माण होने लगे, ठीक है? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता की विशेषता है कि इसमें जो क्या था कि नगरों एवं शहरों की उत्पत्ति हुई, कृषि का विकास हुआ, उसका व्यापार होने लगा, शासन व्यवस्था का उदय हुआ, नगरों और बाँधों का निर्माण होने लगा, ठीक है? अब ये कांस्ययुगीन के बाद जो नया युग आया वो था लौह युग, ठीक है? जिसे आयरन एज कहते हैं। तो इसमें क्या था, इस काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग किया और इसे लौह युग कहा गया। ठीक है, अब कांसे के बाद क्या था, लोहे की भी खोज हो गई। अब वो लोहे का यूज़ करने लगे क्योंकि लोहा वो सबसे ही मजबूत था। ठीक है, तो उसके औज़ार वगैरह बनने लगे, वो ज़्यादा स्थायी था। ठीक है, ज़्यादा अच्छा था और धातु के मुकाबले, तो इसे लौह युग कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कई सारी सभ्यताओं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है? तो अच्छे से पढ़ लेना, ईज़ी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार आपको समझना है। ठीक है? एक बार समझ जाएँगे तो बहुत आसान है चीज़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।